तो आज के पार्ट में हम लोग सैम्पलिंग के डिफरेंट टाइप्स के बारे में देखेंगे। और जैसा कि बताया गया था आप लोगों को, सैम्पलिंग के जो स्टेजेस हैं उसमें पहले हम अपना पॉपुलेशन को अगर जान लें तो सबसे अच्छी बात होगी। और पॉपुलेशन को जितना अच्छा से हम पहचानेंगे, जितना अच्छा हम इसको डिफरेंशिएट कर पाएंगे, है ना, जितना अच्छा हम लोग डिफरेंशिएट कर पाएंगे पॉपुलेशन में, टारगेट पॉपुलेशन में, एक्सेसिबल पॉपुलेशन में, और इससे हम रिप्रेजेंटेटिव सैंपल निकालने में हमारा हेल्प होगा। और इसमें आगे बढ़ते हुए जो सैम्पलिंग स्ट्रेटेजी है उसके बारे में हम लोग सोचते हैं। सैम्पलिंग स्ट्रेटेजी में ही डिफरेंट टाइप्स या सैम्पलिंग टेक्निक में ही डिफरेंट टाइप्स में प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग है, नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। सो प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, जैसा कि नाम से ही आपको पता चलता है कि आपके पास कुछ आकांक्षाएं होंगी, कुछ प्रोबेबिलिटी होगी, कुछ अनुमान होगा कि हमारा भी सिलेक्शन हो सकता है। जो भी पॉपुलेशन से आप सैंपल को चुनने जा रहे हैं उसमें से सब सब सारे पार्टिसिपेंट्स को एक निश्चित प्रोपोर्शन में ये पता होता है कि हमारा भी सैंपल में सिलेक्शन होने के चांसेस है ना। तो ये ही यहाँ पे लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं इसमें जो डाला गया है, नॉन जीरो चांस ऑफ बीइंग सेलेक्टेड। मतलब चांसेस आर देयर, इट इज नॉट जीरो, इट इज नॉन जीरो, चांसेस आर देयर। और अगर ऐसे अगर हम एक रिसर्च में बात करें तो हमारे लिए जो प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग है, ऑब्वियस चॉइस होता है जब आप एक परफेक्ट एक्सपेरिमेंट करने के लिए सोच रहे हैं, साइंस में एक्सपेरिमेंट करने के लिए सोच रहे हैं। लेकिन सोशल साइंसेस में जब आप एक्सपेरिमेंट रिसर्च करने की सोचते हैं तो वहां पे ये चांसेस थोड़े से या चांस अगर हम ले भी लें तो हमारा ऑब्जेक्टिव्स को ध्यान में रखते हुए हमें बहुत बार नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के बारे में सोचना पड़ता है। तो ये हमें सोचना है कि हमें प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग करना है या नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग करना है। इसी में इसके डिफरेंट टाइप्स हैं, जैसा कि मैंने बताया था आपको। आप जाने प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में ईच एंड एवरी इंडिविजुअल ऑफ दैट पर्टिकुलर पॉपुलेशन हैज गॉट चांसेस ऑफ सिलेक्शन। जब आप पहला सैंपल को चुनाव कर रहे हैं तो सबको इक्वल चांसेस ऑफ सिलेक्शन है। दूसरी बार जब आप दूसरा यूनिट को लेने के लिए जा रहे हैं तो उस समय भी संभावनाएं होती हैं कि बाकी जितने पार्टिसिपेंट्स हैं उनका सिलेक्शन होने की बराबर संभावनाएं होती है। प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग इस तरह का ही केस है, और ये केस आप समझ सकते हैं जिसका पहला एग्जांपल है सिंपल रैंडम सैम्पलिंग। सिंपल रैंडम सैम्पलिंग में जैसा इसका नाम से ही है कि सबसे सिंपल तरीका, आपने ये सुना होगा कि जब स्कूल्स में जब बच्चों का एडमिशन, बहुत सारे स्कूल्स में बच्चों का एडमिशन, खास करके किंडरगार्टन क्लासेस में बच्चों का एडमिशन, जहाँ स्कूल में काफी ज्यादा एप्लीकेंट्स रहते हैं, तो हम लोग बोलते हैं कि हम लोग सिंपल रैंडम सैम्पलिंग करेंगे, लॉटरी करेंगे, सबका नंबर लिख दिया जाएगा और उससे चीट निकाल के हम लोग स्टूडेंट्स को सेलेक्ट कर लेंगे। तो ये सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, जिस तरह से ब्लाइंड फोल्डेड मेथड, किसी के आंख में पट्टी बांध दीजिए और उसको फिर बोलिए कि आप जिस नंबर पे भी हाथ रख देंगे वही नंबर जो है वो सैंपल का पार्ट। तो ये सिंपल रैंडम सैम्पलिंग का एक तरीका है। तीसरा तरीका है कि रैंडम नंबर जनरेटर्स, बहुत सारे ऐसे मशीन्स अवेलेबल हैं जो कि रैंडमली नंबर जनरेट करते हैं। एक बार वो 5 नंबर दिखाया, फिर उसके बाद 125 नंबर दिखा सकता है। तो जब आपके पास सैम्पलिंग फ्रेम है, जैसा कि आपको बताया गया था, सैम्पलिंग फ्रेम जहाँ पे सारे नंबर, सारे सैंपल, सारे यूनिट्स, जो आपके पॉपुलेशन के सारे यूनिट हैं, एक्सेसिबल पॉपुलेशन के सारे यूनिट्स हैं, वो सब लिस्टेड है। तो वो सारे नंबर को आप रैंडमली जनरेट करें और वहां से आप चुनाव कर लें अगर इसका सैंपल्स का, तो ये सिंपल रैंडम सैम्पलिंग। देन द सेकेंड केस इज स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग। स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग, अगर आपके सैंपल में डिफरेंट स्ट्राटा फॉर्म होते हैं, डिफरेंट ग्रुप्स आप आइडेंटिफाई कर पाते हैं, तो वहां पे हमें
सिर्फ लॉटरी कर दें, सिर्फ रैंडम नंबर जनरेटर से कर दें, तो ऐसा बहुत बार हो सकता है कि आपके पास रिप्रेजेंटेशन नहीं आए। जैसे फॉर एग्जांपल, आप क्लास 9 और 10 के बच्चे से आप सैंपल करना चाहते हैं, 20-20 बच्चों का चुनाव करना चाहते हैं, 20 बच्चों का चुनाव करना चाहते हैं, आपने रैंडमली सेलेक्ट किया, टीट किया, और टीट से जब उठाया तो आपको ऐसा बहुत बार चांस हो सकता है कि सिर्फ 9 क्लास के बच्चे आ जाए, है ना। 10 क्लास के या 9 क्लास के 18 बच्चे आ जाएं, 10 क्लास के सिर्फ 2 बच्चे आ जाएं। तो ये जब इस तरह की बातें हो सकती हैं, इसको ध्यान में रखते हुए हमें स्ट्रैटिफाइड सैंपलिंग करने की आवश्यकता है। इसका दूसरा एग्जांपल है, जब हम बॉयज और गर्ल्स के बारे में बात करते हैं कि हम अगर सैंपलिंग कर रहे हैं और सैंपलिंग में अगर स्टूडेंट्स को चुनना है, क्लास 9 के स्टूडेंट पे हम रिसर्च करेंगे, और ऐसा हो सकता है कि आपके पास जब आप रैंडमली सेलेक्ट करें तो आपके पास बॉयज का रिप्रेजेंटेशन आ जाए, गर्ल्स का रिप्रेजेंटेशन ना के बराबर आए। तो उस समय हम क्या करेंगे, स्टार्टअप बनाएंगे कि नहीं, बॉयज से हम लोग 20 सैंपल रखेंगे और गर्ल्स से भी हम लोग 20 सैंपल को रखेंगे। तो ये हम कर सकते हैं। तो इस तरह की केस में हमें स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग का यूज करना पड़ता है। जैसा आप देख सकते हैं, एज हो सकता है, जेंडर हो सकता है, 15 से अबव, 15 से बिलो, आपका इनकम हो सकता है, हाई इनकम क्लास से कुछ पार्टिसिपेंट्स हो सकते हैं, लो इनकम क्लास से कुछ पार्टिसिपेंट्स हो सकते हैं। तो स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग इसका एक एग्जांपल है। देन कमिंग टू द सिस्टमैटिक सैम्पलिंग, सिस्टमैटिक सैम्पलिंग आप अगर ध्यान रखें तो सिस्टमैटिक सैम्पलिंग में आप आपको सिस्टमैटिक जैसा कि नाम से दिखा पता चलता है कि यहाँ पे एक पर्टिकुलर सिस्टम को फॉलो किया जाता है, एक पर्टिकुलर पैटर्न को फॉलो किया जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल, जो कि आपको बताया गया था, आप सपोज आपको 5,000 आपके पास पार्टिसिपेंट्स हैं, है ना। सपोज 5,000 पार्टिसिपेंट्स में से आपको सैंपल चुनना है 50 में सैंपल चुनना है। तो आप 50 सैंपल चुनना चाहते हैं, तो आप यहाँ देख सकते हैं कि आप इसको 50 से डिवाइड कर दें। 50 से डिवाइड करने के बाद आपके पास आ जाएगा 100, है ना, 100 आएगा। 100 जैसे यहाँ लिखा गया है, आप देख सकते हैं, जैसे यहाँ लिखा हुआ है, रिसर्चर सेलेक्ट एवरी nth इंडिविजुअल फ्रॉम ए लिस्ट ऑफ द पॉपुलेशन, nth। ये n जो बोल रहे हैं, ये n जो यहाँ पे 100 है। तो अगर हम पहला इंडिविजुअल को लेते हैं तो उसके बाद फिर 100 के बाद दूसरा को लेंगे, उसके बाद फिर 100 के बाद तीसरा को लेंगे। इस तरह से सिस्टमैटिक वे में हम सैंपलिंग को आगे बढ़ाते हुए अपने सैंपल को चुन सकते हैं। लेकिन इसमें फिर रैंडमनेस लाने के लिए कि नहीं, ये रैंडम, क्योंकि अगर हम हमेशा 1 से स्टार्ट करेंगे तो ऐसा हो सकता है कि यहाँ तो रैंडमनेस नहीं आ रहा है, बिकॉज दी वन दी प्रोबेबिलिटी सबको पता है कि 100 के इंटरवल पे होगा, तो फर्स्ट स्टूडेंट्स विल बी सेलेक्टेड, देन 101 स्टूडेंट विल बी सेलेक्टेड, देन अगेन आफ्टर 100 उसके बाद वाला स्टूडेंट जो है, तो 100 करके आप तो देख सकते हैं कि आपके पार्टिसिपेंट सेलेक्ट होंगे, और वो कहीं ना कहीं रैंडमनेस फिर नहीं दिखाता है। ये दिखाने लगता है कि आपके पास एक गेस्ट प्रोबेबिलिटी है, गेस कर सकते हैं आप, गेस चांसेस है कि किसका सिलेक्शन होगा। बाकी जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनको एक बार जब ये फैक्टर निकल गया, 100 का फैक्टर निकल गया, तो आपने क्या किया कि आप समझ गए कि नहीं, अब जो है जो दूसरे नंबर पे स्टूडेंट है या तीसरे नंबर पे स्टूडेंट, उसको मालूम चल गया कि अब मेरा सिलेक्शन नहीं हो सकता है। जो कि आप सोच सकते हैं कि एक प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग का केस उदाहरण हो ही नहीं सकता। प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग में हमेशा सबके चुने जाने की संभावना है। तो इसमें भी आपका इस प्रोबेबिलिटी को बनाए रख इस पॉसिबिलिटी को बनाए रखने के लिए जो पहला फर्स्ट नंबर जो है, वो हम लोग लॉटरी मेथड से या कोई रैंडम मेथड से जनरेट करके निकालते हैं। दैट नंबर कैन बी 495। 495 जो है फर्स्ट स्टूडेंट हो जाए, फिर 100 स्टूडेंट के बाद हम लोग देखें, फिर 100 स्टूडेंट के बाद देखें।
तो ये इस तरह से करेंगे तो 495 हो जाएगा, फिर उसके बाद 595 हो जाएगा, फिर इस तरह से 695, इस तरह से हम लोग 100 करके आगे बढ़ सकते हैं। तो ये, और जब ये 495 से आप स्टार्ट कर रहे हैं तो यू कैन अगेन गो, यू मे हैव टू क्रॉस दैट 5000, और 5000 से आगे जाएगा, फिर 012 करके आप मतलब अपना जितने सैंपल का जरूरत है वहां तक आप पहुंच जाएंगे, क्योंकि एग्जैक्टली 50 × 100 जो है वो आपका 5000 होगा। पूरे सैंपल के पूरे पॉपुलेशन के पैरामीटर को आप कवर कर लेंगे, उसके स्प्रेड को आप कवर कर लेंगे, और आपका जो सैम्पलिंग जो है वो एक प्रॉपर वे में होगा। इसीलिए ये सिस्टमैटिक सैम्पलिंग इस तरह से काम कर रहा है। नाउ कमिंग टू द क्लस्टर सैम्पलिंग। क्लस्टर सैम्पलिंग जैसा कि नाम से ही है, ये आपका क्लस्टर्स के बारे में सोचता है। जब आपको एक पर्टिकुलर जोग्राफिकल रीजन को कवर करना है, सपोज पूरे बिहार पे स्टडी है आपका, तो पूरे बिहार पे स्टडी है, तो यू कैन नॉट डू इट रैंडमली। आप पूरा बिहार के 28 मतलब आप हर एक नॉर्थ से साउथ तक आप जा रहे हैं, सारे डिस्ट्रिक्ट को कवर कर रहे हैं, ईस्ट से वेस्ट तक जा रहे हैं, सारे डिस्ट्रिक्ट को कवर कर रहे हैं, और फिर वहां तो आपका ये फिर प्रैक्टिकल नहीं होगा। तो आप क्या करेंगे कि आप इसको 4 जोन में डिवाइड कर दें या 5 जोन में डिवाइड कर दें, और उस 5 जोन से जाके आप रिप्रेजेंटेटिव स्कूल्स को तय करें। यू कैन डू इट रैंडमली, रैंडमली आप कर सकते हैं, और उसके बाद उसमें से फिर सैंपल को चुनाव करें। जैसे यहाँ दिया गया है, useful when it is difficult to obtain a complete list of the population, and the population naturally from the clusters। जब clusters में divide किए हुए हैं तो वहां पे हम मतलब ये जनरली आप सोच सकते हैं किसी जोग्राफिकल लोकेशन के में, अगर आप चीजों को वहां से सैंपल कलेक्ट करने जा रहे हैं, किसी एक सिटी में, एक प्लांट सिटी में गए और वहां से आप डेटा लेना है। जैसे आपका बहुत सारे सिटी में सेक्टर 1, सेक्टर 2, सेक्टर 3 ऐसे करके है, तो ये जो सेक्टर है, ये सेक्टर जो है ये अपने आप में क्लस्टर्स फॉर्म करते हैं। हर एक सेक्टर से आप कुछ ले लें, या आप हर एक लेन से जाके आप जब डेटा कलेक्ट करते हैं, तो ये क्लस्टर सैम्पलिंग का एक एग्जांपल होगा। सो दैट यू कैन कवर द एंटायर रीजन, पूरे रीजन को कवर। मल्टी स्टेज सैम्पलिंग, जैसा कि नाम से ही आपको दिख रहा है, मल्टी स्टेज सैम्पलिंग जो है ये बताता है कि आपका इसमें एक से ज्यादा सैम्पलिंग के मेथड यूज किए जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आप क्लस्टर्स में डिवाइड कर दिए, आपने क्लस्टर्स में डिवाइड कर दिया, क्लस्टर्स में डिवाइड करने के बाद मान लीजिए पूरे सिटी को, पटना सिटी को, या आप सपोज कोई एक सिटी जिसमें बहुत सारे सेक्टर्स बने हुए, टाउन, ज्यादातर टाउन में ऐसा होता है, सिटी में तो नहीं मिलेगा, लेकिन टाउन में आपको डिफरेंट सेक्टर्स या लेन ऐसे करके बना हुआ मिलता है। तो आप डिफरेंट लेन में जब डिवाइड कर देते हैं या सेक्टर में डिवाइड कर देते हैं, तो वो आपका हो जाएगा क्लस्टर्स। या आप बात करें डिस्ट्रिक्ट में, तो डिफरेंट ब्लॉक्स में जो डिवाइड कर दे रहे हैं, तो सारे ब्लॉक्स जो हैं वो क्लस्टर हो गए। अब इस ब्लॉक में जाने के बाद यू कैन गो फॉर व्हाट यू कैन से पर्पजिव सैम्पलिंग, जो कि नॉन प्रोबेबिलिटी में आएगा आगे हम लोग का है। पर्पजिव सैम्पलिंग आपको पता चलता है कि हाँ ये सब जगह से हम जाएंगे तो हमको डेटा जो है वो मिल सकता है। यहाँ के जो पार्टिसिपेंट हैं वो इंटरेस्टेड हैं, या जो भी आपको जो भी फैक्टर हो सकता है, तो आपने पर्पजिव सैम्पलिंग का यूज करते हुए आपने स्कूल्स का सिलेक्शन कर दिया, और उस स्कूल में जाने के बाद आपने रैंडम सैम्पलिंग कर दिया। आपने क्या किया कि पूरे बच्चों का लिस्ट ले लिया, और वहां से लॉटरी मेथड करके आपने 10% स्टूडेंट का चुनाव कर लिया। तो ये मल्टी स्टेज सैम्पलिंग में एक से ज्यादा सैम्पलिंग मेथड को यूज करते हैं। जैसे यहाँ दिखा रहा है, it may have combination of it may have a combination of cluster sampling, stratified sampling and simple random sampling। तो जैसे मैंने बताया, आप क्लस्टर में डिफरेंट ब्लॉक्स में डिवाइड कर दिए, देन यू कैन हैव प्राइवेट स्कूल्स एंड गवर्नमेंट स्कूल एज डिफरेंट स्टार्टा, दो स्टार्टा में डिवाइड कर दिए। तो एक एक आपका क्लस्टर सैम्पलिंग हो गया, दूसरा स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग हो गया, एंड देन यू कैन एंगेज इनटू सिंपल रैंडम सैम्पलिंग। आप फिर सिंपल रैंडम सैम्पलिंग में जाएं, और वहां से फिर आप अपने सैंपल को सेलेक्ट कर लें। तो ये आपका मल्टी स्टेज सैम्पलिंग जो है इसके बारे में बात करता है। उसके बाद एक और मेथड है आपका सैम्पलिंग का, वो है आपका प्रोपोर्शनल प्रोपोर्शनल सैम्पलिंग।
प्रोपोर्शनल सैम्पलिंग का मतलब है, इसका एग्जांपल आप समझ सकते हैं कि अगर आप इंडिया के लोगों का किसी ऐसे इशू पे ये कर रहे हैं जो कि व्हाट यू कैन से, सपोज फूड सिस्टम के ऊपर कर रहे हैं, है ना, उनका फूड सिस्टम कैसा है, मतलब किस तरह के खाना को वो पसंद करते हैं, उनका खाने का तरीका क्या है, और क्या उनका, सपोज एक ट्रेंड स्टडी आप कर रहे हैं, एक ट्रेंड सर्वे कर रहे हैं आप, और ये देखना चाहते हैं कि हमारे इंडिया में लोग किस तरह के फूड हैबिट्स हैं। सो आप ऐसा नहीं कर सकते कि रैंडमली आप सैंपल को सेलेक्ट कर लें, है ना, 10% पॉपुलेशन में से 10% सैंपल को सेलेक्ट कर लिए, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि आपके पास जो रिप्रेजेंटेशन आए, वो रिप्रेजेंटेशन जो है वो सब सारे सेक्शन ऑफ सोसाइटी को रिप्रेजेंट ना करते हो। कहने का मतलब ये है कि आप जानते हैं कि फूड हैबिट जो है वो कहीं ना कहीं हमारे रिलीजन से भी जुड़ा हुआ है ना, ये कहीं ना कहीं हमारे रिलीजन को भी से जुड़ा हुआ है। तो हमारा रिलीजन का भी इसके ऊपर कुछ ना कुछ प्रभाव होता है। तो हम ऐसा सोच सकते हैं, ओके वी विल डिवाइड इनटू सर्टेन स्टाटा, स्टाटा में हम लोग डिवाइड कर दिए हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन और सिख। अब ये चार रिलीजन जो कि मेन रिलीजन के रूप में हम लोग देखते हैं इंडिया में, ये चार रिलीजन से हमने सोचा कि नहीं, हम लोग क्या करेंगे कि 100 सैंपल को सेलेक्ट ले लेते हैं। 100 सैंपल्स डू यू थिंक इज द गुड रिप्रेजेंटेशन ऑफ दैट पर्टिकुलर रिप्रेजेंटेटिव पॉपुलेशन? वो जो पॉपुलेशन है उसका अच्छा रिप्रेजेंटेशन नहीं है, क्योंकि हमें मालूम है कि हमारे इंडिया में हिंदू पॉपुलेशन ज्यादा है, उसके अनुपात में सिख को देख सकते हैं आप, मुस्लिम को देख सकते हैं, तो जो जिस रेशियो में वहाँ मौजूद है हमारे इंडियन पॉपुलेशन में, उसी प्रोपोर्शन में आपको सैंपल को लेना होगा, तो आप सही तरह से उस पर्टिकुलर रिसर्च में आगे बढ़ सकते हैं। कहने का मतलब है कि मे बी यू हैव गॉट 400 सैंपल फ्रॉम द हिंदूज, 100 सैंपल फ्रॉम मुस्लिम्स, 80 सैंपल फॉर द सिख्स, और इस तरह से आप क्रिश्चियन से भी आप ले सकते हैं। तो ये आप सोच सके, प्रोपोर्शनल सैम्पलिंग इसी तरह की बातें कहती है कि जिस तरह का पॉपुलेशन में रिप्रेजेंटेशन है उस पर्टिकुलर एंटिटी का, उसी प्रोपोर्शन में आपको लेना होगा। जैसे क्लास में ही अगर चले जाते हैं, 90% गर्ल्स आर देयर एंड आपका 10% बॉयज है, अगर आपने सोचा कि नहीं 50-50 कर देते हैं, है ना, आप सोचते हैं कि नहीं, हम अगर बॉयज से 5 लेंगे तो गर्ल्स से भी 5 लेंगे, तो इट इज नॉट द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द गर्ल्स। गर्ल्स जबकि 90% है, तो आप अगर 50% ले रहे हैं, 5 अगर 10%, 10 बच्चों से 5 बच्चों को ले रहे हैं, तो कम से कम आपको 45 गर्ल्स को लेना होगा इफ यू वांट टू डू दैट पर्टिकुलर स्टडी इन प्रॉपर वे। ये आपको सोचना होगा, 90 गर्ल्स का रिप्रेजेंटेशन 5 गर्ल्स के द्वारा नहीं हो सकता। और अगर आप 10 बॉयज में से 5 बॉय को ले रहे हैं, विच इज ए ह्यूज नंबर, 50% ऑफ दिस पॉपुलेशन से आपने ले लिया, तो आपको उसी तरह का रिप्रेजेंटेशन दूसरे ग्रुप से भी लेना होगा। तो प्रोपोर्शनल सैम्पलिंग इसी की बात कहता है। तो ये प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के कुछ टाइप्स हैं, और उसको उसके हिसाब से, जिस तरह का ऑब्जेक्टिव हो, जिस तरह का सिचुएशन हो, उसके हिसाब से हम लोग यूज करते हैं। नाउ कमिंग टू द नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग एक ऐसा सैम्पलिंग मेथड है जहाँ पे कहीं ना कहीं देयर इज the probability of any member of the population being selected as a part of some sample is not known। हमें पता नहीं होता है कि हमारा सिलेक्शन होगा या नहीं, या कहने की मतलब है कि इक्वल चांसेस ऑफ सिलेक्शन नहीं रहता है ना, इक्वल चांसेस ऑफ सिलेक्शन नहीं होता है। जैसे अगर कोई जैसे फॉर एग्जांपल अगर कोई स्टडी कर रहा है किसी पर्टिकुलर मेथड से पढ़ाने के लिए, या कोई स्टडी कर रहा है सपोज किसी के व्हाट यू कैन से वैल्यू सिस्टम के बारे में जानने के लिए, या कोई स्टडी कर रहा है साइंस में बच्चों का इंटरेस्ट कैसा है उसके बारे में जानने के लिए, तो कहीं ना कहीं अगर हम ये सोच लेते हैं, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड, अगर हम ये सोचते हैं, कभी कभी ये सिचुएशन के कारण भी होता है, हम ये सोचते हैं कि हमारा जो साइंस का जो इंटरेस्ट का जो टूल हमने बनाया है, साइंस इंटरेस्ट जिससे मेजर करेंगे,
वो टूल की भाषा जो है वो अंग्रेजी में, इंग्लिश में है। तो हमारे, और वो हिंदी में आप नहीं कर पाए या हिंदी पे नहीं अवेलेबल है, जो भी रीजन रहा हो, आपके पास इंग्लिश है। तो आप जब वहां जाते हैं डेटा कलेक्ट करने से इसके पास, व्हाट यू कैन से, स्कूल में, तो आपको ये पहले से ही ये पता है कि हम जिस भी सैंपल, जिससे डेटा कलेक्शन के लिए हम जिसको भी हम ये फूल फिलअप करने के लिए देंगे, दैट शुड बी ए बॉय और गर्ल नोइंग दिस पर्टिकुलर लैंग्वेज, इस पर्टिकुलर लैंग्वेज भाषा उसको पता होना चाहिए, उसे इंग्लिश आना चाहिए। तो जो भी अगर आपका सैम्पलिंग वहां पे हो रहा है, तो वो जो जिन बच्चों को ये पहले से अनाउंस कर दिया जाए कि ये भाषा जो है, इस टूल की भाषा जो है वो अंग्रेजी में है, तो जो बच्चे वहाँ हिंदी वाले होंगे, जिनको कि हिंदी समझ आता है और हिंदी में ही बातों को लिख पाते हैं, तो वो तुरंत समझ जाएंगे कि उनका चांस तो नहीं होगा। they are have got no chance of being this participant in that particular sampling process। उस प्रोसेस में वो उनका पार्टिसिपेशन नहीं है। नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग इसी तरह की बातें कहता है। नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में हम पहले से ये नहीं जानते हैं कि देयर इज हाउ मच चांसेस ऑफ गेटिंग सिलेक्शन, आपका कोई चांस। और प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में आपने जैसे बताया कि देयर इज नोन चांसेस ऑफ गेटिंग सिलेक्शन, आप पहले से जानते हैं कितना चांसेस है, आपका 100% चांस है सिलेक्शन का, एंड देन यू गो ऑन टेकिंग द सैंपल, और सबको सबका चांस है, जो भी आपका पॉपुलेशन है उसमें लगभग सबका चांस होता है। लेकिन नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में आप ज्यादातर ऐसे प्रोसेस को फॉलो करते हैं जिससे कि आपका, आप रिसर्चर अपना काम सही ढंग से कर पाए, रिसर्चर का ऑब्जेक्टिव जो हो वो फुलफिल हो जाए। हम ये करते हैं, एक रिसर्च के प्रैक्टिकलिटी के लिए भी जरूरी है कि हम नॉन प्रोबेबिलिटी मेथड को यूज करें। अब हम ये बोलने लगे कि नहीं चलो हम रैंडम रैंडम नंबर से ये स्टूडेंट्स को हम कॉल आउट कर लेते हैं, और उसके बाद हम टूल को देंगे, और टूल को देने के बाद उससे बोलेंगे भरने के लिए। हो सकता है कि आप रैंडम नंबर जनरेटर से जब बच्चों को बुला रहे हैं, तो आपके पास जो भी स्टूडेंट आ रहे हैं, सेलेक्ट होके आ रहे हैं, वो हो सकता है वो ऐसे स्टूडेंट हो जो कि जिनको इंग्लिश आता ही ना हो। तो आपका रिसर्च तो वहीं पे गड़बड़ हो जाएगा, और आप एक्चुअल आउटकम तक नहीं पहुंच पाए। ये हमें समझना। उसी तरह से अगर हम रैंडमली स्कूल्स का डिसीजन कर रहे हैं, स्कूल का सारा सारा लिस्ट हम लोग ले लिए, और सारा लिस्ट से हम लोग लें कि नहीं लॉटरी मेथड से उठा लेते हैं, और लॉटरी मेथड से जब उठाएं तो आप एक ऐसा स्कूल मिल गया जो कि आपके, आप सबसे एक्सट्रीम एंड ऑफ द सिटी है, सबसे लास्ट में कॉर्नर में जाके, तो आप सोच लीजिए कि आपके लिए काम कितना दिक्कत का हो जाएगा। क्यों? पूरी तरह से सारे स्कूल का नेचर एक जैसा है, लेकिन आपने रैंडमली उसको सेलेक्ट किया। रैंडमली सेलेक्ट करने से जो एक्सट्रीम कॉर्नर पे, बॉर्डर पे जो स्कूल है, वो आपके चिट में उठ के आ गया। नाउ जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड दी डिफिकल्टी ऑफ द सिचुएशन, जिस सिचुएशन का क्या डिफिकल्टी होगा ये आप समझ सकते हैं। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग जो है, नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग यूज करेंगे, तो शायद हमारा ऑब्जेक्टिव ज्यादा फुलफिल हो। तो हम क्या करेंगे कि नहीं, हम लोग जो हमारे आस पास के जगह से रिलेटेड स्कूल हैं उसी में से सेलेक्ट करते हैं। सो ये मैंने ऑलरेडी बता दिया कि हाँ सारे स्कूल का नेचर मान लीजिए सेम है, तो उस समय हम ये काम कर सकते हैं कि चलिए जो नजदीक वाला स्कूल है वहां जाएं। तो ये हमारे पास, और उसी तरह से आप समझ लीजिए कि जो एक्सट्रीम एंड में जो स्कूल है उसको पहले से ही पता है कि हमारे पास नहीं है। जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड कि नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग किस तरह से काम करता है। जो एक्सट्रीम एंड पे स्कूल है उसको पता चल जाएगा, उसको पहले से पता होगा कि हाँ ऐसा स्टडी हो रहा है, तो हमारे पास लोग नहीं पहुंचे। तो ये कहीं ना कहीं आपको समझने, कॉन्सेप्ट समझने की जरूरत है कि नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग किस तरह से काम करता है, और रिसर्च में कभी कभी ये ऐसा जरूरत ही पड़ता है कि हम नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग को यूज करें। तो इसका कुछ एग्जांपल जो हैं आप देख सकते हैं। पहला है कन्वेनियंस सैम्पलिंग, जैसा कि इसके नाम से है, इन्वॉल्व सेलेक्टिंग इंडिविजुअल्स हु आर रेडिली एक्सेसिबल और कन्वीनियंट टू द रिसर्चर, जो आसानी से उसे मिल जाएं। और ये इस तरह से ये मेथड बहुत क्विक है, बहुत फास्ट है, तुरंत हम कर लेते हैं। और कहीं ना कहीं अगर इसका जस्टिफिकेशन दिया जाए तो कहीं ना कहीं हम ये जानते हैं कि जो आसानी से मिल रहे हैं, और जो
आपके डेटा, आपके फॉर्म को फिलअप कर दे रहे हैं, पार्टिसिपेट करने के लिए तैयार हैं, तो हम आपका रिसर्च जो है टाइमली कंप्लीट हो जाएगा, आपको डेटा भी मिल जाएगा, और कहीं ना कहीं आपका जो रिसर्च का ऑब्जेक्टिव है वो आप तुरंत फुलफिल कर पाएंगे। एग्जाम्पल में यहाँ दिया गया है, सर्वेइंग people who happen to be passing by a street corner और इंटरव्यूइंग फ्रेंड्स एंड फैमिली मेंबर्स फॉर रिसर्च। ये आप समझ सकते हैं कि आप कोई सर्वे कर रहे हैं और आपको कुछ पता करना है, तो आप आपके रोड के कॉर्नर में वहां खड़ा हो जाइए, जो आपके पास इतने उनके पास जाके लॉटरी करके नाम उठाएं, फिर जाके उनके पास जा रहे हैं, उनका अप्रोच पता नहीं कैसा होगा, वो कोऑपरेट करेंगे कि नहीं करेंगे, तो जो आपको इजिली मिल जा रहे हैं उनसे आपने डेटा कलेक्ट कर लिया, है ना। जैसे मैंने आपको बताया था कि आपको स्कूल टीचर चाहिए, तो हो सकता है कि आपके आसपास में जो स्कूल टीचर, आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट कि हाँ, ऐसा नहीं कि जो आसपास में है स्कूल टीचर का क्वालिफिकेशन भी नहीं रहता है, किसी स्कूल में पढ़ा रहा है, एफिलिएटेड भी नहीं है वो स्कूल, और ना उसको ग्रेड मिला हुआ है, ना उसका कोई स्केल है, बट यू आर, बिकॉज आपके घर के बगल में रहता है, वो ऐसा बात मैं नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन आपके पास जो आसपास में जो सबसे नजदीक में हो और जो आपको आसानी से मिल जाए, वहां जाके अगर आप एक क्वालिफाइड टीचर हो, एक अच्छे इंस्टीट्यूशन में पढ़ा रहा है, तो आप जाके उससे डेटा कलेक्ट कर लें, ना कि रैंडम नंबर से उनका नाम उठाएं और नाम उठाने के बाद आपको मिल रहा है कि यार ये यहाँ से 10 किलोमीटर दूर है। तो ये आप समझिए कि आपका पर्पस जो है वो फिर कितना डिफिकल्ट हो जाता है। तो इसलिए कभी ना कभी हमें कन्वीनियंस सैम्पलिंग जो है ये करना पड़ता है। सेकेंड जो है, जैसे मैंने पहले भी इस नाम को यूज किया है, जजमेंटल और पर्पजिव। जैसा इसका नाम से ही है कि हमारा रिसर्चर जजमेंट एंड एक्सपर्टाइज, ये एक रिसर्चर को बहुत अच्छे से मालूम होता है, एक अच्छा रिसर्चर, एक एक्सपर्ट रिसर्चर है, एक पढ़ा लिखा अपने रिसर्च को जानता हुआ अगर रिसर्चर है, तो उसे बहुत अच्छे से मालूम होगा कि मेरा सैंपल किसको लें, है ना, सो डेट आई कैन डू जस्टिस विथ माई ऑब्जेक्टिव्स, हमारे ऑब्जेक्टिव्स के साथ हम जस्टिस कर पाए। एक रिसर्चर को बहुत अच्छा से पता होता है, फॉरगेट अबाउट अदर्स। अगर आप एक्सपर्ट रिसर्चर हैं तो आपको मालूम है, बायसनेस का बात यहाँ नहीं हो रहा है। जैसे अगर मैं किसी से इंटरव्यू ले रहा हूँ, मेरा भाषा ही वो नहीं समझ रहा है, तो उनसे इंटरव्यू लेके क्या बेनिफिट, उससे कुछ बोलेंगे, ये आपको मालूम है कि वो उनका कुछ बायसनेस है पर्टिकुलर रिसर्च के वेरिएबल्स के ऊपर, तो आपका ऑब्जेक्टिव फुलफिल नहीं होगा। तो रैंडम नंबर से ही सिर्फ हम सैंपल का सिलेक्शन कर लें, ये कभी भी उचित नहीं है, अनटिल अनलेस आप कोई एक्सपेरिमेंटल स्टडी कर रहे हैं या वैसा कुछ काम कर रहे हैं जहाँ पे ज्यादातर स्टडीज में पर्पजिव सैम्पलिंग जो है वो ज्यादा बेस्ट है, क्योंकि आपका जो ऑब्जेक्टिव है, सान की बात तो हो रही थी कन्वीनियंस सैम्पलिंग में, लेकिन पर्पजिव सैम्पलिंग का मतलब यहाँ ये है कि आपके ऑब्जेक्टिव्स, आपके रिसर्च के जो ऑब्जेक्टिव्स है उसको हम कैसे अटेंड कर पाएंगे, उसके लिए सबसे बेस्ट आपके सैंपल कौन होंगे। तो ये जजमेंटल या पर्पजिव सैंपलिंग इसी का एग्जांपल है। रिसर्चर स्टडिंग ए स्पेसिफिक मेडिकल कंडीशन माइट पर्पसफुली सेलेक्ट पेशेंट्स फ्रॉम ए पर्टिकुलर क्लिनिक हु हैव द कंडीशन। तो आपको जैसे ये यहाँ पे मेडिकल एग्जांपल दिया गया है, लेकिन जैसे मैंने बताया कि आप अगर एजुकेशन में जा रहे हैं और आपको मालूम है कि हमें साइंस के लिए इंटरेस्ट देखना है, तो यू शुड गो टू दोज स्टूडेंट्स जो कि साइंस के क्लासेस के लिए अटेंड करते हो, साइंस क्लासेस अटेंड करते हो, या साइंस के स्टूडेंट हो, या साइंस का एक पर्टिकुलर व्हाट यू कैन से, जो भी दो लैंग्वेज से रिलेटेड अगर कोई इशू है और आपका टूल जो है, ना कि जस्ट जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड, मैं फिर यहाँ एग्जांपल वही ले रहा हूँ कि आपका टूल मान लीजिए हिंदी में बना हुआ है और वो बच्चों को सिर्फ इंग्लिश समझ में आता है, तो आप जा रहे हैं उनको लेने के लिए स्टडी, हो सकता है कि उनका साइंस के लिए इंटरेस्ट होगा, लेकिन बिकॉज दे आर नॉट अंडरस्टैंड योर टूल, आपका टूल नहीं समझ रहे हैं, आपका जो क्वेश्चन है वो उनको नहीं समझ में आ रहा है, उनके कारण उन्होंने गलत रिस्पॉन्स दे दिया। तो आपको पता है कि नहीं, हमारा जो टूल है वो अंग्रेजी में है, तो अंग्रेजी में है तो इसलिए हम वैसे स्टूडेंट से ही सैंपल लें जो कि हमारे ऑब्जेक्टिव्स को, हमारे टूल को समझ पाए और उसमें सही से रिस्पॉन्स कर पाए। तो ये हमें समझना है कि हमारा जो रिसर्चर है या हमारा ऑब्जेक्टिव, बोथ थिंग्स आर देयर, रिसर्चर बेस्ट नोज
कि हमें हमारा सैंपल कौन सा है, किससे हमें लेना चाहिए, किससे हमें लेके हमारा पॉपुलेशन जो है, पॉपुलेशन से कौन सा सैंपल हमको देखना है जिससे कि हमारा काम हो जाएगा। एंड सेकेंड थिंग इज द ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव भी आपको मालूम है, आपके सामने ऑब्जेक्टिव है, और ऑब्जेक्टिव जैसे दिखता है आपको, यू जस्ट ट्राई टू रिफ्लेक्ट कौन कहाँ से सैंपल हम लें, किस स्कूल को जाएं, किस स्कूल से अप्रोच करें जहाँ से हमारा काम हो जाएगा। अब आप आपको एक एक्सपेरिमेंट ही करना है। एक्सपेरिमेंटल में स्टूडेंट को चुनने के लिए आप रैंडम सैम्पलिंग करें, लेकिन स्कूल चुनने के समय आप पर्पजिव सैम्पलिंग करते हैं। स्कूल जब आप चुनने जाते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि स्कूल जो है वो कोऑपरेट करने वाला हो। अगर आप जा रहे हैं बोल रहे हैं कि हम वहाँ एक्टिविटी बेस्ड मेथड से पढ़ाएंगे, और स्कूल को आपको मालूम है कि तुरंत एडमिनिस्ट्रेटर आ जाएगा, प्रिंसिपल आ जाएगा, बोलेगा ये आप क्या कर रहे हैं, ऐसे में नहीं करना है, आप कम करिए, इसको ज्यादा करिए, सो मेनी रिस्ट्रिक्शंस विल बी देयर। तो आप बताइए कि अगर आप रैंडम सैम्पलिंग करके स्कूल सेलेक्ट कर लेंगे और एक ऐसा स्कूल मिल जाए जो कि आपको कोऑपरेट ही नहीं करे, तो आपको अपने रिसर्च का ध्यान में रखते हुए आप पर्पसिव सैम्पलिंग को यूज करते हुए आप स्कूल का सिलेक्शन करेंगे जहां पे आपका रिसर्च आप कर पाए, सो दैट यू कैन डू इट इन द बेस्ट पॉसिबल वे जैसा बोला गया है। तो ये आप सोचेंगे, और उस तरह से वहां पे आप स्कूल का सिलेक्शन के लिए आप पर्पसिव सैम्पलिंग का यूज करेंगे। इसके बाद जो है कोटा सैम्पलिंग, जैसा कि नाम से आपको दिख रहा है, हम क्या करते हैं कि हमारे पर्टिकुलर, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड, हम अपने स्टडी में आप डिफरेंट सब ग्रुप बना देते हैं, है ना। जैसे हमने बनाया कि हमारे स्टूडेंट हमारे ग्रुप में बॉयज और गर्ल्स, और हर में हमें 50 बच्चों को लेना है। तो आपको आपके पास 50 जो बच्चे हैं, वो आप उसको सेलेक्ट कर रहे हैं, 50 बच्चों को आप सेलेक्ट कर रहे हैं। 50 बच्चों को सेलेक्ट करते समय यू आर यूजिंग नॉन रैंडम मेथड, मतलब 50 पहले जो आ गया, आपको मालूम है कि उस 50 में ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जिनको क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा। 50 में से ऐसे जो बच्चे हैं जो कि हो सकता है कि व्हाट यू कैन से, आपको जैसे एग्जांपल बता रहे हैं कि 50 बच्चे से आपने डेटा ले लिया, उसमें से कुछ लोग, क्योंकि प्रिंसिपल बोल दिए थे कि फॉर्म भर, आप सारा ये गूगल फॉर्म भर दीजिएगा या क्वेश्चन ये टूल अटेम्प्ट कर दीजिए, तो आपने 50 कर दिया और आपने गूगल फॉर्म के लिंक को बंद कर दिया। ऐसा हो सकता है कि बहुत सारे इंथुजियास्टिक सैंपल और भी बचे हुए हों, कोई बच्चा दौड़ता हुआ आ रहा है, सर मेरे से भी डेटा ले लीजिए। एक बच्चा फोर्सफुली उस जो फॉर्म को भर रहा है, एक स्टूडेंट फोर्सफुली या किसी दूसरे कंडीशन में आके उस फॉर्म को भर रहा है या क्वेश्चनियर को अटेम्प्ट कर रहा है, और एक बच्चा पार्टिसिपेट करना चाह रहा है, बट बिकॉज यू हैव कंप्लीटेड योर कोटा, आपने कोटा कंप्लीट कर लिया कि हमें 50 से लेना था, 50 हो गया मेरा, अब मेरे को कुछ नहीं करना है। तो ये हमारा जो है कहीं ना कहीं एक चैलेंज भी है। और अगेन इसको अगर पॉजिटिव वे में देखा जाए, तो आप क्या करते हैं कि आपको जो भी डिजायर्ड, आपका डिजायर्ड था कि आपको 10 लड़कियों से ले लेना है, 10 8 क्लास के बच्चों से ले लेना है, 10 9 क्लास के बच्चों से ले लेना, 20 बॉयज से ले लेना है, ये सब कंडीशन आप आराम से फुलफिल कर, फॉरगेटिंग अबाउट द रैंडमनेस। आप जाएं बॉयज से, फिर आप 10 लोगों का नाम निकालें रैंडम मेथड से, लेकिन 10 लोगों में से हो सकता है कि 5 बच्चे पार्टिसिपेट ही नहीं करना चाहते हैं, तो आप क्या करेंगे? 5 बच्चों से तो काम नहीं चलेगा। इससे अच्छा है कि आप लोग में से कोई भी आइए, कम, एनी वन ऑफ यू कम एंड फिल दिस फॉर्म, लेकिन हमारा जैसे ही 10 हो जाएगा हम इसको स्टॉप कर देंगे। कोटा सैंपलिंग जो है, ये भी एक तरह से हमारे रिसर्च में कहीं ना कहीं एक नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग है। बिकॉज ऑफ दिस कंडीशंस आप नॉन रैंडम मेथड यूज करते हैं। ऐसा नहीं है, कहने का मतलब है कि आपको जो जो आपको मिल जा रहा है, जहां से भी डेटा मिल रहा है, जैसे भी मिल रहा है, जो पार्टिसिपेट कर लिया, बाई फोर्स भी पार्टिसिपेट कर लिया, आपने अपना कोटा कंप्लीट किया और आप चले गए। आपने कोई रैंडम प्रोसेस यूज नहीं किया, आपने लॉटरी नहीं किया। लॉटरी करके हम उसमें से निकालेंगे बॉयज में से 10, गर्ल्स में से 10, इस तरह की बातें नहीं करके हम लोग क्या करते हैं कि कोटा को फुलफिल करते हैं। तो ये भी कहीं ना कहीं हमारे लिए एक ऐसा इशू है जो कि सैम्पलिंग में हमारा काम आता है। नाउ वॉलेंटियर और सेल्फ सिलेक्शन सैम्पलिंग, ये शायद छूट गया नहीं। wait, wait.
दिस वन इज द थर्ड वन, आप देख सकते हैं स्नोबॉल सैंपलिंग। स्नोबॉल सैंपलिंग जो है, तो स्लो बॉल सैंपलिंग जो है, जैसा कि इसका नाम से है, स्नो बॉल सैंपलिंग में हम लोग क्या करते हैं, पहले किसी को टारगेट करते हैं। जब वो सपोज सम पर्सन्स आर नोन इन योर स्कूल, आपको कुछ लोग जो हैं आपको नोन है उस स्कूल में, तो आप पहले, जैसे सपोज आपको टीचर से ही डेटा कलेक्ट करना है, तो आपके पास कुछ टीचर्स स्कूल्स में नोन होंगे, आप उस टीचर्स के पास जाएंगे, और जैसे ही आप उन टीचर के पास जाते हैं, दे में सपोर्ट यू टू गिव अदर टीचर्स, कुछ और टीचर्स आपको वो हेल्प कर देंगे आपका, उनसे डेटा लेंगे। स्नोबॉल का मतलब यही है, जैसे आप पहाड़ों पे जाते हैं और स्नोबॉल बना के एक दूसरे के ऊपर फेंकते हैं, तो उसी तरह से आप जैसे ही किसी व्यक्ति से आपको डेटा मिल जा रहा है, जिससे आप, जिसके पास आप आसानी से पहुंच सकते हैं, स्कूल में गए, टीचर से बात किए, उसने फॉर्म फिलअप कर दिया, फिर आप वो आपका हेल्प कर दिया कि और लोगों से फिलअप करा। उसी तरह से आप एक गांव से आपको डेटा लेना है, गांव के मुखिया को आप जानते हैं, गांव के मुखिया के पास गए और मुखिया ने तो आपको हेल्प कर दिया कि चलिए आपको कितने लोगों से डेटा लेना है, तो 40 लोगों से डेटा चाहिए, तो 40 लोगों के पास वो फॉर्म लेके चला गया, और ही में कॉल दे, वो उनको बुला दिया, तो 40 लोगों से आपने डेटा कलेक्ट। स्नो बॉल सैंपलिंग इस तरह की बात करता है, इसमें challenging to identify and access members of a hidden or hard to reach population, जहां आपकी बात कोई नहीं सुनेगा, जैसे मुखिया है उसकी बात सुना जाएगा, आप प्रिंसिपल के पास चले गए, प्रिंसिपल का बात सुनेगा और डेटा फिलअप हो जाएगा। तो ये हमें समझना है कि इस समय स्नोबॉल सैंपलिंग जो है वो कितना ज्यादा इफेक्टिव हो सकता है। आप रैंडम मेथड से कर लिए, रैंडम मेथड से जाके आपने गांव में लोगों से बात कर रहे हैं और वो लोग कुछ बता ही नहीं रहा, बट इफ यू रीच टू दैट पर्टिकुलर हेड ऑफ दैट पर्टिकुलर विलेज, आप विलेज के हेड के पास जाते हैं, वो आपका वो हेल्प करेगा और आप उससे डेटा ले सकते हैं। सेल्फ सिलेक्शन सैंपलिंग, जैसा नाम पे ही है, यहाँ पे जो पार्टिसिपेंट्स हैं खुद से जो सामने आ गए, नहीं हमारे से डेटा लीजिए। बहुत बार जैसे कोई टीवी, आप देखे होंगे टीवी के एंकर लोग लेके माइक घूमते चलते हैं, बहुत बार ऐसे होते हैं जो इंथुजियास्टिक यूथ सब होते हैं, वो आज तुरंत पहुंच जाते हैं सामने, जिससे कि उनसे ही पूछा जाए। ये वॉलेंटियर और सेल्फ सिलेक्शन सैम्पलिंग है, कि हम खुद से ही सैम अपने आप को वॉलेंटियर कर रहे हैं कि ओके आई एम रेडी टू रिस्पॉन्ड व्हाट एवर क्वेश्चंस यू विल बी आस्क्ड। तो हमने वॉलेंटियर कर दिया, हम वहां पहुंच गए, और हम अपने आप को बोल रहे हैं कि नहीं, आई कैन पार्टिसिपेट। तो ये कहीं ना कहीं फिर आपका एक हेल्प कर सकता है। आप देखे होंगे बहुत बार हम लोग अपने टीचिंग लर्निंग में भी यूज करते हैं, जब कोई काम कराना रहता है, किसी चीज के बारे में काम, कोई वर्क एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, तो बहुत बार हम लोग बोलते हैं आप लोग अपने से ही वॉलेंटियर करें, आप लोग में से कौन पार्टिसिपेट करेगा। तो इन दी सेम वे, हमें 20 लोगों से डेटा चाहिए, 20 लोग आप लोग में से कौन आना चाहते हैं, आ जाइए। सो इफ समवन इज कमिंग इन फ्रंट, तो वो आपका सेल्फ सिलेक्शन जो है, वो भी एक सैम्पलिंग का प्रोसेस है। और इससे क्या है कि आपका काम फिर आसानी से हो जाता है, क्योंकि वो ऑलरेडी एग्री हो चुके हैं आपके साथ कोऑपरेट करने की। कंजिक्यूटिव सैम्पलिंग, जैसा इसका नाम से ही आपको दिख रहा है, कंजिक्यूटिव सैम्पलिंग इन्वॉल्व सेलेक्टिंग ऑल इंडिविजुअल्स हु मीट द क्राइटेरिया फॉर इंक्लूजन इन द सैंपल एज दे बिकम अवेलेबल। तो ये आप समझ सकते हैं कि ये भी आपका किसी पर्टिकुलर क्राइटेरिया, ये मेडिकल साइंस में ज्यादा यूज होता है, ठीक है। तो आप इजीली एक पर्टिकुलर क्राइटेरिया को जैसे ही आप मीट करते, जैसे आप अगर बोल दिया जाए कि 9 से 10 बजे के बीच में जितने भी स्टूडेंट्स आएंगे, उनको हम लोग उनसे ही बात करें, है ना, उन्हीं से हम लोग बात करेंगे, उन्हीं से ये टूल फिलअप कराया जाएगा। तो वो एक कॉन्जिक्यूटिव सैम्पलिंग का, बिकॉज दे फिट इनटू दैट पर्टिकुलर क्राइटेरिया। मान लीजिए कोई बच्चा लेट से आता है, या कोई बच्चा बाई चांस लेट हो जाता है, देन दे कैन नॉट बी द पार्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर सैंपल। आपने एक टाइम लिमिट कह दिया, और उस टाइम लिमिट के अंदर ही जो आ गए वो पार्टिसिपेट कर। नेक्स्ट वन इज हैपाजार्ड और एक्सीडेंटल सैम्पलिंग। हैपाजार्ड और एक्सीडेंटल सैम्पलिंग, जैसा नाम से ही है, जो कि
आप बिना प्लान के किसी को अगर सेलेक्ट कर ले रहे हैं, ज्यादातर जैसे मॉल सब में होता है, आप अचानक किसी के सामने कोई आके खड़ा हो जाता है और बोलता है कि सर आपको क्रेडिट कार्ड चाहिए, आपका क्या इनकम है और आपका क्या सैलरी है और आप क्या खरीदना चाहते हैं, जो भी सो मेनी क्वेश्चंस दे यूज्ड टू आस्क। तो ये क्या है, एक तरह से हैप्पीजार्ट सैंपलिंग का उदाहरण है या एक्सीडेंटल सैंपलिंग का उदाहरण है। ठीक है, ये थोड़ा बहुत मिलता है आपके इससे कन्वीनियंस सैम्पलिंग से, लेकिन दोनों में अंतर ये है, कन्वीनियंस सैम्पलिंग में आप बहुत हद तक ये सुनिश्चित कर लेते हैं कि वो हमारे काम आएगा, लेकिन ये जो हैप्पीजार्ट एक्सीडेंटल सैम्पलिंग में आपका ये पर्पस आपका फुलफिल होगा कि नहीं, ये आप सुनिश्चित नहीं पहले से नहीं जानते, क्योंकि आप जानते होंगे कि बहुत बार आते हैं जब आपके पास क्रेडिट कार्ड लेके और बोलते हैं कि आपको लेना है, बहुत सारे उसमें से पार्ट जो सैंपल और पार्टिसिपेंट्स होते हैं वो डिनाई कर देते हैं, नहीं नहीं आप आ जाइए, हमको नहीं जरूरत है ये। तो आप समझ लीजिए कि ये एक तरह से आपका कोई पर्पस, आपका आपने कोई प्रीलिमिनरी असेसमेंट या कुछ वैसा नहीं किया है और आप उसको ऑफर कर रहे हैं, और इट मे बी सक्सेसफुल और इट मे नॉट बी सक्सेसफुल। लेकिन कन्वीनियंस सैम्पलिंग जैसे आपने देखा था, कन्वीनियंस सैम्पलिंग में आपके लिए ऐसे कंडीशन जिसमें कि आपको सुविधा हो, आप आसानी से उस काम को कर पाए, उसमें कन्वीनियंस सैम्पलिंग करें। तो हैप्पीजार्ट और आपका जो एक्सीडेंटल सैम्पलिंग जो है, कि अचानक जो भी आपके सामने आ गया उससे आप बात करने लगे, उसी से आप पूछने लगे ये घर कैसा है, ये यहाँ के लोग कैसे हैं। सो इस तरह का ये डिपेंड करता है आप किस तरह का रिसर्च कर रहे हैं उसके ऊपर। देन क्वाजी रैंडम सैम्पलिंग, जैसा कि इसका नाम से ही दिख रहा है, इसमें रैंडम भी सैम्पलिंग का भी बात है जो कि प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में है, और इसमें क्वाजी भी है। क्वाजी का मतलब सच के करीब, मतलब पूरी तरह से रैंडम तो नहीं लेकिन उसके करीब जो सैम्पलिंग है उसे क्वाजी रैंडम सैम्पलिंग कहते हैं। स्ट्रिक्ट क्राइटेरिया ऑफ प्रोबेबिलिटी है, फॉर एग्जांपल यूजिंग एट लास्ट टू डिजिट ऑफ ए टेलीफोन नंबर। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ लिखा है यूजिंग द लास्ट टू डिजिट ऑफ ए टेलीफोन नंबर टू सेलेक्ट रिस्पोंडेंट्स, है ना। एग्जांपल डायलिंग फोन नंबर दैट हैव बीन असाइंड टू स्पेसिफिक ज्योग्राफिक रीजन एंड सेलेक्टिंग द लास्ट टू डिजिट रैंडमली। आप उसके सारे डिजिट को तो आपने, जैसे फॉर एग्जांपल आपकी कुछ डिजिट तो आपको मिल गया है, 5-6 डिजिट तक आपको बता दिया गया। एग्जांपल बता रहे हैं, ऐसा हो सकता है कि 4 या 5 डिजिट तक जो नंबर्स हैं, क्योंकि अगर आपको एक पर्टिकुलर रीजन से लेना है, टेलीफोन नंबर का मैं बात कर रहा हूँ, टॉकिंग अबाउट लैंडलाइन नंबर, मोबाइल नंबर में तो फिर पूरा इंडिया ही कवर हो जाए, तो आप लैंडलाइन का नंबर सब बता रहे हैं। तो मान लीजिए आपके लगभग 4-5 डिजिट तक जो नंबर हैं वो लगभग फिक्स है, वो आप कहीं से देख के रख सकते हैं, लेकिन लास्ट टू डिजिट जो है ना, लास्ट टू डिजिट आप अपने मन से डायल कर रहे हैं, आपने अपने मन से चुन लिया कि हम लास्ट टू डिजिट जो है ना वो 2 और 3 कर देते हैं या 1 और 2 कर देते हैं। ये जो लास्ट टू डिजिट को आपने फ्रीली चूज किया वो रैंडमनेस हो गया, लेकिन बाकी का जो नंबर जिसको आपने फिक्स कर दिया कि ये नंबर, इतना नंबर जो है, ये 5 नंबर जो है ये फिक्स रहेगा, ये हम इसी को डायल करेंगे सो दैट आई कैन इजिली डू दी वर्क, और उसके बाद का 2 डिजिट जो है वो हम अपने रैंडमनेस से चॉइस कर लेंगे, अपने जो मन में मेरा आएगा, या लॉटरी भी से भी कर लें, जो 2 नंबर निकल के आएगा उसको ही हम डायल करेंगे। तो ये क्वाजी रैंडम सैम्पलिंग हो गया, कुछ पार्ट तो उसका फिक्स हो गया और कुछ पार्ट जो है आपने उसमें सैम्पलिंग के बारे में सोचा। तो ये आपका नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग का डिफरेंट टाइप्स हैं। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और देखने की कोशिश करते हैं। हाँ, संस्कृति बताइए क्या आपका क्वेश्चन है। यस सर। सर ये क्वासी रैंडम सैम्पलिंग जैसा आपने बताया, तो सर इसका एक टेलीफोन एग्जाम्पल के अलावा एक एग्जाम्पल दे दीजिए। ये रहे, ठीक है, आप बता रहे थे टेलीफोन नंबर के अलावा और कुछ नंबर जानते हैं। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के लिए जैसे मैं बता दूं आपको कि आप किसी लोकेलिटी में जा रहे हैं, है ना,
तो लोकालिटी में जब आप गए हैं, लोकालिटी में मान लीजिए कि आपके पास 1 से लेके 100 नंबर तक का घर है ना। तो आपने बोला कि, और आपको वहां से आपको 10 घरों को सेलेक्ट करना है ना। 1 से 100 नंबर करके घर दिया गया है, 1 2 3 करके लास्ट 100 तक। अगर आपने पूरी तरह से लॉटरी उठा लिया है ना, लॉटरी में 100 नंबर तक आपने डाल दिया, और उसमें से आप उठाएं और 10 घर जो आया वो पूरी तरह से अपना प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग को चीजों को यूज किया। लेकिन अगर आप वो बोल दे देते हैं कि नहीं, हम जो 2 डिजिट वाला जो घर नंबर सब है उसी को हम लेंगे, और वो 2 डिजिट में एक डिजिट जो है वो पहला डिजिट जो है वो 2 6 8 ये 3 होगा, है ना। जैसे 20s में हो, 60s में हो, 80s में हो, ये सब जो मैं फिक्स कर रहा हूँ, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड। मैंने बोला 20s में हो, 40s में हो, 60s में हो, 80s में हो, ये जो 4 नंबर मैंने बताया ये मैंने फिक्स कर दिया, ठीक है, ने इसी में होना चाहिए। लेकिन इसका जो दूसरा डिजिट होगा, है ना, जैसे 21 होगा कि 22 होगा कि 23 होगा, ये जो दूसरा डिजिट जो है वो मैं रैंडमली डिसाइड करूंगा। रैंडमली का मतलब उसके लिए 1 से 10 तक का एक चीज मैंने रख दिया है उसके अंदर एक बॉक्स में। तो हमारे पास श्योर है, मेरे पास पहले 2 हमने रखा हुआ है कि 2 सीरीज का हम पहले ले लेते हैं। जैसे ये 4 है, 4 में से मान लीजिए आपको 4 को तो 10 में हम नहीं डिवाइड कर सकते हैं। मान लीजिए कि हमको 8 ही घर चुनना था, है ना, आपको समझाने के लिए बोल रहे हैं, 8 ही घर चुनना था। तो हम ये सोच के रखें कि हाँ 2 सीरीज वाले से 2 घर को लेंगे। ये जो मैंने 2 4 6 और 8 जो मैंने डिसाइड कर दिया, ये नॉन रैंडमनेस है, नॉन प्रोबेबिलिटी का चीज है। और जब मैं दूसरे डिजिट को मैंने डाल दिया कि नहीं इसके लिए मैं चिट उठाऊंगा, दैट इट विल बी 21 और 22 और 23 और 24 या अप टू 29, ये जो ये मैं चिट से उठा। तो ये जब मैं चिट से उठा रहा हूँ, इट में बी नंबर कैन कम 5। तो पहला जो घर हो गया वो 25। सेकेंड टाइम अगर फिर मैंने उठाया 7 उठा, सेकेंड घर हो गया 27। तो 2 घर जो कि 20 में हमको कवर करना था वो मेरा हो। नाउ अगेन कम फॉर द फोर्थ ब्लॉक। फोर्थ ब्लॉक में फिर मैं 2 नंबर उठाया, और 2 नंबर में 41 आ सकता है, फिर 43 आ सकता है। तो एक तो मैंने फिक्स कर दिया, जो मैं पहला डिजिट जो है मैं फिक्स कर दे रहा हूँ 2 4 6 8। ये फिक्सेशन जो हो रहा है ये नॉन प्रोबेबिलिटी हो गया। और जहां दूसरे को मैंने फ्रीडम दे दिया वहां पे वो रैंडमनेस हो रहा है, यही बता रहा है वो, है ना। तो इस तरह का जो चीजें जहाँ करते हैं वहां हमारा क्वाजी रैंडम हो रहा है, पूरी तरह से रैंडम नहीं है, रैंडमनेस के पास है, हमने रैंडमनेस किया है लेकिन कहीं ना कहीं पूरी तरह से नहीं। तो ये इस तरह से हमारा क्वाजी रैंडम सैंपल में इस तरह से काम करता है, ठीक है। ओके सर, अंडरस्टूड। और ये ऐसा एक एग्जांपल हुआ, हो सकता है कि सोचने से और अच्छे और भी एग्जांपल सब क्रिएट हो सकते हैं, लेकिन अभी जो मेरे माइंड में जो आया मैं आपको बताया, एंड इट इज वन एग्जांपल। होपफुली आपने समझा होगा कि जहां हम कुछ चीजों को फिक्स करते हैं और दूसरे फिर फ्रीडम भी दे रहे हैं, क्योंकि आप वो 10 घर जब 20 वाले में जो 20 से स्टार्ट करके 29 जो 10 नंबर 10 10 घर होंगे ना, उसमें 10 घर वाले लोग को लगेगा कि मेरा नंबर आ सकता है, मेरा नंबर आ सकता है, दैट इज कॉल्ड द रैंडमनेस। उनको रैंडमनेस आ गया ना, फिर तो ये रैंडमनेस भी आ रहा है, और कहीं ना कहीं आपने कुछ फिक्स भी किया है, ठीक है। तो ये आपका, नाउ यस कमिंग सर। टू द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड सैंपल। तो रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए गुड सैंपल को, रैंडमनेस होना चाहिए एक अच्छा सैंपल में, रैंडमनेस बेस्ड ऑन दी कंटेक्स्ट ऑफ द स्टडी, है ना। जहां पे भी आपको लगने लगे कि अब चांसेस है कि हम रैंडमनेस कर सकते हैं, देन यू गो फॉर रैंडमनेस। जैसे मैंने बताया कि आपका एक्सपेरिमेंटल स्टडी है, और एक्सपेरिमेंटल स्टडी में आप रैंडमनेस स्कूल का चॉइस में नहीं कर सकते हैं, बिकॉज स्कूल में नॉट परमिट यू, आपको परमिट ही नहीं करेगा। लेकिन जैसे ही आप बच्चों के पास पहुंच जा रहे हैं, जैसे ही आपको बच्चों से को सिलेक्शन करना है, तो गो फॉर रैंडमनेस, आप उस समय रैंडमनेस करें, है ना। तो जहां पे भी रैंडमनेस का चांस आता है वहां पे रैंडमनेस को ही यूज करना सबसे सही होता है, अनटिल अनलेस आपका ऑब्जेक्टिव अफेक्टेड ना हो,
एडिक्वेट साइज, आपका जो साइज है, हमेशा ये बोला गया, मैं बता भी रहा था आपको कि ऐसा नहीं है कि किसी सैंपल का, अवश्य ये बात बहुत सही है कि आपका सैंपल एकदम पॉपुलेशन के बराबर हो जाए तो एकदम कोई एरर ही नहीं रहेगा। लेकिन फिर हम सैंपलिंग कर क्यों रहे हैं? तो सैंपलिंग जब हम कर रहे हैं तो उसका नंबर जो है इतना होना चाहिए जिससे कि आपका रिप्रेजेंटेशन आ जाए, और सैंपलिंग एरर जो है या सैंपल और सैंपल का स्टैटिस्टिक्स और पॉपुलेशन का पैरामीटर में लेस डिफरेंस रहे। उतना ही सोच के आपको सैंपल का साइज तय करना है। प्रिसीशन, ए गुड सैंपल मिनिमाइजेस सैंपलिंग एरर। एक गुड सैंपल में अप्रिसिएशन होता है, मतलब उसमें जो चीज निकल के आएगा पॉपुलेशन में भी लगभग वही चीज आ रहा हो। अनबायस सिलेक्शन, जब भी आप सैंपलिंग करें तो अनबायस सिलेक्शन करें। अगर आपका, जैसे आप अगर बोलते हैं कि पार्टिसिपेंट्स को सेलेक्ट करना है, तो आप हमेशा ऐसा नहीं कर देना चाहिए कि जब तक कि आपका ऑब्जेक्टिव को ध्यान में रखते हुए, ऐसा नहीं कि भाई हमको जबरदस्ती करवाना है। अच्छा, जैसे मैं बोलूँ कि टीचर्स, स्टूडेंट्स का टीचर्स के प्रति क्या, व्हाट यू कैन से, सेल्फ रिस्पेक्ट है ना? इस तरह का कोई स्टडी अगर कर रहे हैं, क्या सेल्फ, या टीचर्स रेटिंग, टीचर्स का रेटिंग क्या है स्टूडेंट्स के लिए। तो आप जब सैंपलिंग करने जाएं तो आप वैसे ही बच्चों को चुन लें जो कि आपको पसंद करते हैं, जो कि आपके आपसे प्रभावित हो, आपके टीचिंग से प्रभावित हो, उन्हीं बच्चों को ले आए और उसको ले हम इसी पे स्टडी करेंगे। तो ये बायसनेस आता है, अनबायस सिलेक्शन होना चाहिए। फिजिबिलिटी, सैंपल ऐसा होना चाहिए जिससे हम आसानी से रीच कर सकें, पैसा कम खर्चा हो, कम समय में आपका काम हो जाए। और ये तो मैं ऑलरेडी आपको बताया था, सैंपलिंग फ्रेम, डिफाइन पॉपुलेशन आपका करना है सैंपलिंग फ्रेम, शायद 2 बार मैंने लिख दिया है। सैंपल साइज स्ट्रैटिफिकेशन, तो पता ही है आपको कि अगर ग्रुप बने हुए होंगे तो आपको स्ट्रैटिफिकेशन करना है, एज है, जेंडर है, आई थिंक सेम थिंग्स आर देयर, सेम वही रिपीटेशन है। सैम्पलिंग बायस नहीं करना है। डेटा कलेक्शन मेथड्स में भी आपको समझना है। हाँ, ये डेटा कलेक्शन मेथड, आप जो डेटा कलेक्शन कर रहे हैं वो उसके लिए जो मेथड यूज करें वो एकदम अप्रोप्रिएट मेथड होना चाहिए। फॉर एग्जांपल, जैसे मैं बताऊं कि किसी का क्रिकेट स्किल देखना है तो यू कैन नॉट गो एंड आस्क, क्वेश्चनियर लेके चले गए हैं, लिखिए इसमें कि सबसे ज्यादा रन किसने बनाया था, या क्रिकेट वर्ल्ड कप भारत कब जीता था। दिस इज नॉट गोइंग टू असेस हिज क्रिकेट स्किल। उसका क्रिकेट स्किल इससे मेजर नहीं होगा। तो आपको क्रिकेट स्किल उसका मेजर करना है, देन यू हैव टू गो एंड आस्क हिम टू प्ले सर्टेन शॉट्स, शॉट्स खेल के दिखाइए आप, है ना? तो वो आपको समझना है कि आपका डेटा कलेक्शन मेथड जो है वो आपका सही है कि नहीं, उसके बारे में सोचना है, और उसमें जाके आपको फिर उसमें आपका परफेक्टनेस लाने की जरूरत है। डॉक्यूमेंटेशन जो है, हमेशा डेटा कलेक्शन कर रहे हैं जब भी आप सैंपल से, तो ये सोच लें अच्छा उसने हाँ कहा था, उसने ना कहा था, और आप कहीं उसको डेटा को लिखे ही नहीं, कुछ रिकॉर्ड ही उसका नहीं रखे, ना आपने वीडियो बनाया, ना कुछ लिख के रखा है, आप सिर्फ सुन के चले आए हैं। तो ये फिर एक अच्छे सैम्पलिंग सैंपल से आपका डेटा कलेक्शन नहीं हो पाएगा सही से, और आपका इंटरप्रिटेशन गलत होगा। हाँ, इसके बाद जैसे सैम्पलिंग वैलिडिटी हमेशा चेक करते रहें। जैसे बहुत बार ऐसा हो सकता है कि आपने पर्पसफुली आपने सैंपल सेलेक्ट किया है, बहुत अच्छे से सोच के किया है कि नहीं हमारा जो है इस पर्टिकुलर स्कूल से काम आ जाएगा, इस स्कूल से जो है स्टूडेंट्स से रिस्पॉन्स आ जाएगा, मेरा काम हो जाएगा। लेकिन जब आप स्कूल को अप्रोच किए, मे बी दी प्रिंसिपल वाज वेरी गुड और बहुत कोऑपरेटिव था, आपने बोला हाँ हमारे स्कूल से आइए डेटा ले लीजिए। लेकिन जब आप वहाँ सैंपल पे पहुंचे और जब आपने उनको फॉर्म दिया, क्वेश्चन दिया, देखा कि वो बच्चे जो हैं बिना पढ़े रिस्पॉन्स किए जा रहे हैं, है ना? या जो भी मन कर रहा है वो रिस्पॉन्स, या उनको समझ में नहीं आ रहा है और कर दे रहे हैं। तो आपको तुरंत समझ में आ जाना चाहिए कि मैंने जो सैंपलिंग लिया है ना, जो सैंपल सेलेक्ट किया है वो सैंपल सही नहीं है, सैंपल वैलिडिटी नहीं है, आई शुड गो एंड चेंज माई सैंपल। इथिकल कंसिडरेशन, इथिकल कंसिडरेशन का मतलब है कि जब भी आप, हम देखे होंगे सैंपल, जब भी कोई टूल बनाया जाता है तो उसमें लिखा जाता है कि आपसे एकत्रित आंकड़ों को गोपनीय रखा जाएगा, इसे सिर्फ शोध के लिए प्रयोग किया जाएगा। तो ये इथिकल कंसिडरेशन है कि आप एक तो पहले उनसे कंसेंट लें कि भाई आपसे मेरे को डेटा लेना है,
आर यू एग्री टू पार्टिसिपेट, या आर यू एग्री टू शेयर, आप शेयर करना चाहेंगे, पार्टिसिपेट करना चाहेंगे। ऐसे नहीं कि फोर्सफुली, जैसे फॉर एग्जांपल मैं बताया आपको कि हाँ प्रिंसिपल ने बोल दिया कि यार आप लोग को ये क्वेश्चन भर देना है, इट इज ऑल्सो एन इथिकल प्रॉब्लम। हो सकता है स्टूडेंट का इच्छा ही नहीं हो उसको पर्टिकुलर क्वेश्चन को भरने का, या पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट में पार्टिसिपेट करने का, और आपने उसको बाई फोर्स पार्टिसिपेट करा है। इथिकली जो है वो रॉन्ग है। और उसको सोचते हुए आपको इन बातों को ध्यान रखना है कि उनसे कंसेंट लेना है, तो तभी जाके डेटा कलेक्ट करना है कि आप पार्टिसिपेट। फिर उसके बाद डेटा एनालिसिस करें सही ढंग से, और जो भी उस डेटा में जो भी लिमिटेशंस है, जो भी फाइंडिंग्स में, उसको भी लिखें, कंडीशंस के बारे में लिखें। आप बताएं कि नहीं हमने जब डेटा कलेक्ट किया था उस समय वहाँ की परिस्थिति ये थी, वहाँ एग्जामिनेशन खत्म हुआ था और उस समय मैं क्वेश्चनियर लेके चला गया था। द बिहेवियर, द वे ऑफ रिस्पॉन्सेस ऑफ द स्टूडेंट्स विल बी डिफरेंट, स्टूडेंट का रिस्पॉन्स उसमें अलग होगा देन दी रेगुलर क्लासेस जिस समय होता है उस समय आप डेटा कलेक्ट कर रहे हैं। तो आपको ये सारे चीज पता होना चाहिए कि हम जब ये डेटा कलेक्ट करें, एडिक्वेट साइज इज अगेन द सेम थिंग, कंपाइल जब करने से रिपीटेशन हो जाता है, इंक्लूसिवनेस। ये बताने की कोशिश कर रही है कि आपको किसी भी सेक्शन ऑफ दैट पर्टिकुलर पॉपुलेशन को छोड़ना नहीं, है ना। जैसे मैं बात कहूँ कि अगर आप कोई सोशल स्टडीज कर रहे हैं तो आपने किसी पर्टिकुलर सपोज व्हाट यू कैन से, मैंने बार बार वही एग्जांपल लिया है, बिलीफ सिस्टम, कल्चरल, सपोज ड्रेसिंग सिस्टम, है ना, किस तरह के कपड़े हम पहनेंगे, उस पे आप स्टडी कर रहे हैं। तो आप जाके एक पर्टिकुलर सिटी में स्टडी कर रहे हैं, और वहां पे जाके आपने डेटा कलेक्ट कर लिया, डेटा कलेक्ट का सैंपल ले लिया, सैंपल लेते समय आपने देखा कि हाँ सपोज दिल्ली से आप कर रहे हैं, दिल्ली में आपके पास वो एक मेट्रोपॉलिटन सिटी है, बहुत सारे कल्चर के लोग वहाँ रहते हैं, और आपने जब सैंपल सेलेक्ट किया तो दिल्ली जो प्रॉपर दिल्ली के लोग हैं वही उस सैंपल में आ गए। और आपको मालूम है कि वहाँ पे नॉर्थ ईस्ट के भी बहुत सारे लोग वहाँ रहते हैं। और अगर आपने वो सैंपल, आपने उससे डेटा ले लिया कि हाँ आपको किस तरह का ड्रेस पहनना पसंद है या किस तरह का ड्रेस पहनना चाहिए, एंड देन यू ट्राई टू गिव सर्टेन रूल्स एंड सर्टेन कंक्लूजन, कुछ रूल्स कुछ कंक्लूजन उस पर्टिकुलर स्टडी से आप लेके आ गए हैं। हो सकता है कि आपका जो नॉर्थ ईस्ट रीजन का लोगों का जो ड्रेस का सेंस हो, जिस तरह से वो कपड़े पहनते हैं, या जो उनका कपड़े पहनने का जो कल्चर है, वो कहीं ना कहीं उससे प्रभावित हो सकता है। तो आपने उस पर्टिकुलर वर्ग को या उस पर्टिकुलर कम्युनिटी को आपने छोड़ दिया, तो ये इंक्लूसिवनेस नहीं हुआ। आपको सबको लेके उनका उनका रिप्रेजेंटेशन भी होना चाहिए उसमें, इंडिपेंडेंस। ये भी देखना है कि आप जब सैंपल सेलेक्ट कर रहे हैं, ऑलरेडी हम नंबर कम कर रहे हैं, ये नहीं कि भाई 5 लोगों को ले लिए, 5 लोग एक ही जैसा सोचते हैं, एक ही जैसा बोलते हैं, एक ही जैसा करते हैं, सब लगभग दैट इज इक्वल टू वन सैंपल ओनली। तो हमें ये सोचना है कि नहीं, सारे लोग जो हैं अपने में इंडिपेंडेंट थिंकिंग रखते हो, उनका अपना इंडिपेंडेंट थिंकिंग हो, ये नहीं कि हाँ तुम क्या भरे हो लाओ मैं भी वही भर देता हूँ, या कोई बोले मैं जो भर रहा हूँ वही आप भी भर दीजिए। तो ये कहीं ना कहीं हमारा इंडिपेंडेंस नहीं होता है। और इसके फिजिबिलिटी के बारे में तो मैं बता चुका हूँ। तो दिस इज आपका सैम्पलिंग करते समय इन सब बातों का ध्यान रखना चाहिए। ये कुछ फिर हिंदी में है। तो आपका सैंपल से रिलेटेड, सैंपल के डिफरेंट टाइप्स जो हैं वो यही सब, डिफरेंट सैंपल्स के डिफरेंट टाइप सैम्पलिंग टेक्निक्स हैं, और हमने इसे जाना। और सैंपल क्या है, पॉपुलेशन से कैसे वो अलग है, सैंपल में सैम्पलिंग स्टेजेस क्या है, सैंपल तक कैसे पहुंचते हैं पॉपुलेशन से, ये हमने कल डिस्कस किया था। और आज हम लोगों ने देखा कि क्या क्या डिफरेंट टाइप्स ऑफ सैम्पलिंग है, प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, और सैंपल बनाते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो ये पर्टिकुलर टॉपिक यहाँ पे खत्म होता है। और लोग समझे होंगे इसको।